चलिए, आज के सेशन में वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन ऑन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जब आप पढ़ते हैं तो इसके अंतर्गत आप बहुत सारे एस्पेक्ट समझते हैं। बहरहाल जब हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन शब्द के अंतर्गत सबसे पहले हमारे दिमाग में ऐसा आता है कि कोई एनिमल या कोई जानवर या जीव जंतु आदि को प्रोटेक्ट करने की बात है। लेकिन जब आप इस एक्ट के बहुत कोर डेफिनेशंस पर जाएंगे तो उन स्पेसिफिक डेफिनेशंस में आपको एक बात स्पष्ट हो जाएगी कि यहां पर केवल और केवल वाइल्ड एनिमल्स का प्रोटेक्शन नहीं है, ये वाइल्ड एनिमल्स के प्रोटेक्शन के साथ साथ स्पेसिफिक प्लांट्स का भी प्रोटेक्शन है। यहां पर उन पौधों का भी संरक्षण हो रहा है जो जंगली पौधे के तौर पर जाने जाते हैं या जिन्हें शेड्यूल के अंतर्गत स्पेसिफाई किया जाता है। केवल वे स्पेसिफिक एनिमल्स ही कंटेन नहीं करते बल्कि वर्म काइंड ऑफ थिंग्स या इंसेक्ट काइंड ऑफ थिंग्स को भी हम यहां इंक्लूड करते हैं, जिसे आप इन शॉर्ट वर्मिन कह सकते हैं। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत मैंने आपसे कहा कि आपको यह समझना पड़ेगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत सिर्फ जानवरों का ही प्रोटेक्शन नहीं है, इसके अंतर्गत स्पेसिफिक प्लांट्स का भी प्रोटेक्शन है, इसके अंतर्गत स्पेसिफिक कुछ इंसेक्ट्स और वर्म का भी प्रोटेक्शन है। अर्थात एक फॉरेस्ट एरिया में, एक जंगली एरिया में जो भी रिस्पेक्टिव इस तरह के जीव जंतु रहते हैं उन सभी के प्रोटेक्शन के विषय में यहां पर स्पेसिफाई किया जाता है। राइट। आप दूसरा फैक्ट दिमाग में यह रखना कि अभी लेटेस्टली सन 2022 में 2022 में इसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ है या संशोधन हुआ है। तो अमेंडमेंट जो लेटेस्ट हुआ है वो 2022 का है, उसे आपको पता रखना चाहिए, याद रखना चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट अमेंडमेंट पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक बार मैं आपको इसके कोर सेक्शन की ओर ले चलता हूं, उसके बाद एक एक डेफिनेशन प्रोविजन से हम लोग शुरू करेंगे। अभी आप देखिए कि इसमें नए तौर पर हंटिंग शब्द का एक डेफिनेशन प्रिस्क्राइब किया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एनिमल शब्द को डिफाइन किया गया है, एनिमल आर्टिकल को डिफाइन किया गया है, कैप्टिव एनिमल को डिफाइन किया गया है, ट्रॉफीज को डिफाइन किया गया है, मीट को डिफाइन किया गया है। ये सारी डेफिनेशंस आपको डेफिनेशन क्लॉज में पढ़ने को मिलेगी। जब हम हंटिंग शब्द की डेफिनेशन देखते हैं तो इसमें आप इन्हें इन 4, 5, 6 प्रकार के क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं कि किसी भी जानवर को मारने के लिए या तो आप डायरेक्ट तरीके से किसी भी वेपन का इस्तेमाल करते हैं, पॉइजन का इस्तेमाल करते हैं, ड्राइविंग बैटिंग के अंतर्गत उसे मार डालते हैं, या कैप्चरिंग, ट्रैपिंग, स्नैरिंग का काम करते हैं, या उससे आप किसी भी उसके बॉडी पार्ट्स को डिस्ट्रॉय करने या उसे इंजरी कॉज करने का काम करते हैं, अथवा आप उसके एग्स, उसके नेस्ट, उसके घोंसले अथवा उसके अंडों को नष्ट करने का काम करते हैं, डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। ये सारी एक्टिविटी अपने आप में हंटिंग ही कही जाएगी। हंटिंग के अंतर्गत सिर्फ किलिंग ही नहीं है, किलिंग का प्रोसेस कुछ भी हो सकता है। तो इसकी इस क्राइटेरिया को जरा ध्यान से समझना। इधर जब आप एनिमल की डेफिनेशन में आओगे, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि एनिमल या जानवर की परिभाषा में एम्फीबियन, बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, एग्स, यंग्स, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। मतलब ऐसा नहीं है कि जो लोग ऐसा समझिए कि जो खतरनाक या डेंजरस काइंड ऑफ एनिमल्स हैं सिर्फ उन्हें इंक्लूड कर रहे हैं, नहीं, इसमें जंगली पक्षी भी इंक्लूड है, इसमें रेप्टाइल भी इंक्लूड है, स्नेक भी इंक्लूड है, इसमें मैमल्स भी इंक्लूड है। राइट। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत एनिमल शब्द के अंतर्गत कंटेन करती हैं। एक बात और आप याद करिए, आप आईपीसी या बीएनएस के उन रिस्पेक्टिव प्रोविजन को याद करिए जहां पर किसी भी जीव जंतु जानवर को अगर आप नुकसान पहुंचाते हैं, मार डालने का प्रयास करते हैं, उसको छिन्न भिन्न या अंग विक्षेप कारित करने का प्रयास करते हैं, तो आपका कार्य एक भारतीय न्याय संहिता के रिस्पेक्टिव सेक्शन के अंतर्गत भी पनिशेबल बनाया गया है। तो वहां पर वो जनरल पीनल लॉ के अंतर्गत चार्ज क्रिएट करता है, ये स्पेसिफिक एक्ट के अंतर्गत हम चार्ज क्रिएट करते हैं। एनिमल आर्टिकल में क्या इंक्लूड है? ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम वाइल्ड और कैप्टिव एनिमल एक्सेप्ट द वर्मिन। वर्मिन को यहां एक्सक्लूड कर दिया गया क्योंकि सन 2022 के अमेंडमेंट के बाद हमने पहले इसमें 6 प्रकार के शेड्यूल थे, अब वो केवल 4 शेड्यूल बचे हुए हैं। जो लास्ट शेड्यूल जहां पर वर्मिन के बारे में लिखा गया था, इंसेक्ट्स या वर्म्स के बारे में लिखा गया था, उनको हमने इससे बाहर कर दिया है। राइट। कैप्टिव एनिमल, शेड्यूल्ड एनिमल, कैप्चर्ड, केप्ट, ब्रेड इन कैप्टिविटी, जिन्हें आप जो है बंद रख करके या एक जाल में कैद कर रख करके उनको जो है रखते हैं। ट्रॉफी का मतलब क्या हुआ? प्रिजर्व द होल और पार्ट ऑफ एनिमल, आर्टिफिशियल और नेचुरल। ट्रॉफी का मतलब है कि किसी भी जंगली जानवर के बॉडी पार्ट्स, विशेषतः जैसे हम राइनोसॉर के उस हॉर्न की बात करें या दूसरे ऐसे जानवरों के हॉर्न की बात करें या उनके सींग की बात करें, अथवा कोई अन्य प्रकार के बॉडी पार्ट्स जिन्हें आप अपने घरों में या अपने किसी भी स्पेसिफिक प्लेस एस्टैब्लिशमेंट्स में कहीं पर भी शो ऑफ के लिए लगाते हैं या अदरवाइज उसे कंटेन करते हैं या उसे रखते हैं।
मीट का मीट शब्द की डेफिनेशन में सिर्फ और सिर्फ मांसल संरचना ही नहीं है, इसके अंतर्गत ब्लड भी है, बोन्स भी है, स्न्यू भी है, एग्स भी है, फैट भी है, फ्लैश भी है, चाहे वो रॉ हो और चाहे वो कुक्ड हो या बनाया हुआ हो। तो यहां मीट शब्द के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ मांसल संरचना ही नहीं है, इसके अंतर्गत खून या ब्लड या रक्त भी आता है, इसमें हड्डियां भी शामिल है, इसमें अंडे भी शामिल है, फैट भी शामिल है और फ्लैश या मांस तो है ही। तो मीट शब्द की परिभाषा को भी बड़ी वाइड कनोटेशन में रखा जा रहा है। मैं आपको कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशन के बारे में यहाँ बता रहा हूं। अभी आगे चल करके जब बेरेक्ट में एंटर करेंगे तो हम एक एक डेफिनेशन को देखेंगे। आगे आप जब इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में अथॉरिटीज और बोर्ड्स को पढ़ेंगे, एक बार इस पूरे लॉ में कुछ मुख्य बातों का एक पिक्चर अपने दिमाग में आप रख लीजिए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव बैकबोन क्या है? कुछ अथॉरिटीज बनाई गई हैं, कुछ बोर्ड्स बनाए गए हैं जो इस एक्ट के, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना होगा सन 2022 के एक्ट के अमेंडमेंट के बाद हमने इस एक्ट के नाम में थोड़ा सा चेंज या परिवर्तन भी कर रखा है, जिसमें पहले इसे हम पढ़ते थे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, राइट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के इस कानून के इस टाइटल में हमने थोड़े चेंजेस किए हैं, जिसमें अब प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट इन तीनों शब्दों को इंक्लूड कर लिया है। तो वाइल्ड लाइफ का प्रिजर्वेशन भी होना चाहिए, उनका प्रोटेक्शन भी होना चाहिए और उनका संरक्षण के साथ साथ प्रबंधन भी होना चाहिए, मैनेजमेंट भी होना चाहिए। तो प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट एक्ट ऑफ जो है अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2022, उस हिसाब से हमने उसके नाम में कुछ परिवर्तन कर लिया है। तो जब आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पढ़ें तो सन 2022 में लेटेस्टली होने वाले अमेंडमेंट को जरूर साथ पढ़ें। उससे कुछ मेजर माइनर जहां कहीं भी चेंजेस आए हैं उन चेंजेस के बारे में आपको ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि अभी लेटेस्टली ये आपके एग्जाम के लिए ज्यादा खास हो सकता है, राइट। तो अब आगे चल करके देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव बैकबोन, अथॉरिटीज और बोर्ड्स में क्या क्या चीजें हैं। अगर हम केंद्र सरकार की तौर पर देखें और राज्य सरकार के तौर पर देखें तो केंद्र सरकार की ओर यहां पर आप सेक्शन नंबर 3 के अंतर्गत डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन को अपॉइंट करते हैं, यानी वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन के अंतर्गत एक निदेशक की नियुक्ति की जाती है। अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट की ओर आप देखिए, यहां चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, CWLW इन शॉर्ट बोलते हैं, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन एंड वाइल्ड लाइफ वार्डन्स, ये सेक्शन 4 के अंतर्गत अपॉइंट होते हैं। इधर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ अगर हम यहां देखें तो यहां एक बोर्ड बनाया जाएगा जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कहलाएगा। इसे सेक्शन नंबर 5A के अंतर्गत जो है कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। इसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। स्टेट के अंतर्गत स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, SBW इन शॉर्ट, इसे बनाया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा धारा 6 के अंतर्गत, और इसके चेयरपर्सन चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कंसर्न रहेंगे। तो बोर्ड और अथॉरिटीज कौन सी हैं, उनका नाम और उसमें चेयरपर्सन के स्पेसिफिक फैक्टर के बारे में आपको याद रहे। आगे जब आप हंटिंग और उसके एक्सेप्शन के बारे में पढ़ेंगे तो यहां पर कुछ और बातें भी पढ़ने को मिलेंगी। हंटिंग शब्द भी हम लोगों ने परिभाषा में देखा है। तो हंटिंग की परिभाषा में आपने देखा कि चाहे किलिंग हो, चाहे पॉइजनस सब्सटेंसेस को कंज्यूम कराना हो, चाहे आप बैटिंग या इंजरिंग कॉज करने का काम करें, कुछ 6 क्लासेस हमने पढ़े। तो हंटिंग शब्द की परिभाषा में ये सब चीजें इंक्लूडेड है। लेकिन कई बार एक्सेप्शनल सिचुएशन अराइज हो जाती है, जिन एक्सेप्शनल सिचुएशंस में जंगली जानवरों को मारना पड़ता है, उसकी अपनी कुछ आपराधिक स्थितियां हैं। उनमें से कुछ स्थितियां आपको इन जनरल याद होंगी या पता होंगी। हाँ, वैसे ही लॉजिकल फैक्ट यहां पर भी आती है। भाई कोई ऐसा जानवर है जो अब जो है चित्त विपर्यस्त हो गया है, पागल हो गया है, अथवा वो बहुत ही हिंसक हो गया है, वायलेंट किस्म का जानवर हो चुका है, अथवा कोई अन्य प्रकार की स्थिति देखने को प्राकट्य होती है जिसमें अब वो हैबिटेंट पीपल्स को जो है किल करने का या परेशान या मार डालने का कार्य करता है। तो ये कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन हो सकती है, जैसी स्थिति में आदेशानुसार या ऑर्डर के अनुसार उस जानवर को मारा जा सकता है। जनरली हंटिंग इज टोटली प्रोहिबिटेड, इस बात को क्लियर कट अपने दिमाग में रखना। हंटिंग इज टोटली प्रोहिबिटेड, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस हो सकती है, जैसे यहाँ पर टिकट 1, टिकट 2, टिकट 3 के तौर पर थोड़ा सा आपको जो है इसे अट्रैक्टिव और सुनने और देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, इसके लिए ये टिकट 1, टिकट 2, टिकट 3 के तौर पर इसमें लिखा है। लेकिन आप केवल फैक्टर्स पर ध्यान दीजिए। फैक्ट्स ये हैं, सेक्शन 11 और 12 में जो इसके एक्सेप्शन है वो क्या लिखता है, सेल्फ डिफेंस, डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, जो कि शेड्यूल नंबर 1 के अंतर्गत रिक्वायर्स है। CWLW का एक लिखित प्रकार का आदेश चाहिए। तो अगर आप सेल्फ डिफेंस में किसी जानवर को मारते हैं तो ये एक अच्छा बचाव हो सकता है, ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है। अदरवाइज आपको हंटिंग के लिए कभी भी अलाउ नहीं किया जाएगा। इनक्योरेबली डिजीज आर डिसेबल्ड बियॉन्ड रिकवरी, ऐसा कोई जानवर है जो अब बहुत ही गंभीर प्रकार की बीमारी से ग्रसित है या टोटली डिसेबल्ड हो चुका है, निःशक्त हो चुका है और उसकी रिकवरी हो पाना अब संभव नहीं है, वो बियॉन्ड रिकवरी जा चुका है, तो उस स्थिति में भी उसे मारा जा सकता है, हंट किया जा सकता है। स्पेशल पर्पस एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च, स्नेक वेनम कलेक्शन,
कुछ विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए, क्योंकि स्नेक या जो वेनमस काइंड ऑफ स्नेक होते हैं उनके जहर का इस्तेमाल, उनके पॉइजन का इस्तेमाल आप एंटीडोट इंजेक्शन क्रिएट करने में करते हैं, है ना। बहरहाल अगर आपने कभी डिस्कवरी वगैरह की वीडियोस देखे हो तो उसमें आपने देखा होगा कि कुछ जो ये किंग कोबरा और बहुत ही खतरनाक प्रकार के जो स्नेक्स होते हैं उनके जहर या पॉइजन का इस्तेमाल हम मेडिकल पर्पस के लिए करते हैं। कई बार इस प्रकार के जानवरों का इस्तेमाल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए भी किया जाता है या वैज्ञानिक प्रकार के रिसर्च या शोध के लिए भी किया जाता है। तो सेक्शन नंबर 11-12 के अंतर्गत आपको कुछ इसके एक्सेप्शन या अपवाद मिलेंगे। अदरवाइज हंटिंग इज नॉट अ लीगलाइज्ड फैक्टर। तो टोटल प्रोहिबिशन ऑन हंटिंग एनी वाइल्ड एनिमल स्पेसिफाइड इन शेड्यूल नंबर 1, 2, 3, 4। तो आप जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसूची नंबर 1, 2, 3, 4 को पढ़ेंगे तो इनमें जो भी स्पेसिफाइड जानवरों का नाम या संख्या निर्धारित है उनका किसी भी फॉर्म में हंटिंग या शिकार नहीं किया जा सकेगा। ये टोटल प्रोहिबिटेड है। लेकिन एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन मैंने आपको कुछ इस तरीके से बता दिए, राइट। अभी मैं आपको इस एक्ट का केवल एक झलक या पिक्चर दिखा रहा हूं, उसके बाद हम लोग बैरक मेंटेन करेंगे। प्रोटेक्टेड एरियाज, द कंपैरिजन मैट्रिक्स, सेक्शन नंबर 18 to 36D। यहां सेंचुरीज के बारे में 18 से 26A के प्रोविजन, नेशनल पार्क्स के बारे में धारा 35 में, कंजर्वेशन और कम्युनिटी रिजर्व के बारे में 36A से 36D में। इसे हम इसलिए को रिलेट ज्यादा कर पाएंगे, हम थोड़ा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे क्योंकि हमारे आसपास थोड़ा बहुत प्रकृति शेष होगी या फॉरेस्ट एरियाज होंगे, रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरियाज होंगे, तो उन पर्टिकुलर एरियाज में निश्चित तौर पर जंगली जानवर भी होंगे। हम आसपास इस प्रकार की घटनाओं से अक्सर रूबरू होते रहते हैं, इसलिए हम इन चीजों को काफी हद तक अपने से कोरिलेट कर सकेंगे। तो सेंचुरीज का विनिर्माण किया जाएगा। हर पर्टिकुलर स्टेट के अंतर्गत जो फॉरेस्ट एरिया है वहां पर सेंचुरीज या अभयारण्य बनाए जाने चाहिए, राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क्स बनाए जाने चाहिए, कंजर्वेटरी रिजर्व एरियाज बनाए जाने चाहिए। एक बात और आप दिमाग में रखिए कि आपके पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का एक हॉलिस्टिक लॉ तो है ही, इसके अलावा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 आई थिंक वो भी एग्जिस्ट करता है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत जो है किसी भी फॉरेस्ट एरिया के स्पेसिफाइड हिस्से को आप रिजर्व्ड फॉरेस्ट के तौर पर डिक्लेयर करते हो, यानी आरक्षित वन क्षेत्र के तौर पर डिक्लेयर करते हो, और वो पर्टिकुलर क्षेत्र डिक्लेयर करने का काम उस पर्टिकुलर एक्ट ऑफ 1927 के अंतर्गत होता है। तो अगर ये कोई एरिया, स्पेसिफाइड एरिया, सेंचुरी डिक्लेयर की गई है, अभयारण्य डिक्लेयर किया गया है, या राष्ट्रीय परिक्षेत्र या पार्क डिक्लेयर किया गया है, या उसे कंजर्वेटरी रिजर्व क्षेत्र डिक्लेयर किया गया है, तो वहां पर आपके लिए कुछ कार्य निषेध होते हैं, प्रोहिबिटेड होते हैं। उन पर्टिकुलर एरियाज पर आप क्या नहीं कर सकते। जैसे आप कभी अपने 4 व्हीलर से ड्राइव करते हुए किसी जगह पे जा रहे होते हैं, इन बिटवीन अगर कोई ऐसा फॉरेस्ट्री एरिया आता है तो उस फॉरेस्ट एरिया के पास या उसके आसपास कुछ साइन बोर्ड्स लगाए जाते हैं कि यहाँ पर जंगली जानवर कभी भी आ सकते हैं, आप सावधानी से चलाएं। या फिर कुछ इस तरीके के साइन बोर्ड होते हैं जहां पर आप हॉर्न पे ना करें क्योंकि ये जंगली एरिया है, उन जानवरों को आप किसी तरीके से परेशान ना करें। भारत के अंतर्गत मध्य प्रदेश वो पहला ऐसा आई थिंक स्टेट या राज्य है, अभी लेटेस्टली 2-3-4 महीने पहले की बात है, कि यहाँ पर रेड जोन्स बनाए गए हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल एरिया आता है। सबसे ज्यादा भारत का बहुत सारा एरिया का जंगल जो है वो मध्य प्रदेश कंटेन करता है, विशेषकर सागौन के जंगल्स। तो जब आप उन एरियाज पर गुजरेंगे जहां से स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे निकलता है, तो वहां पर पहली बार यह प्रयोग किया गया है कि उन स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवेज में रेड मार्क लगाए जाएं या रेड जेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाए। ये बात समझ आई आपको? मतलब उन पर्टिकुलर एरियाज में जहां पर जंगली जानवरों का सबसे ज्यादा आना जाना है, उन पर्टिकुलर एरियाज में रेड जोन के अर्थात रेड कलर के कुछ जेब्रा क्रॉसिंग्स बनाए जाएं ताकि जो ड्राइव करने वाले पर्सन्स हैं अपने व्हीकल के साथ, वो इस बात को समझ सके कि यहाँ पर उन्हें कितनी सावधानी के साथ निकलना चाहिए। क्योंकि ट्रेन से बहुत सारे हाथियों की दुर्दांत मौत हो चुकी है साउथर्न स्टेट्स में देखिए या ईस्टर्न स्टेट्स में देखिए, तो वहां पर अक्सर जो हाथियों की मौत हुई है वो रेल की पटरियों में क्रॉसिंग के दौरान हुई है, अथवा जो है व्हीकल्स के द्वारा नेशनल हाईवेज या स्टेट हाईवेज में हुई है। तो ये एक अच्छा कदम है, ये एक अच्छा स्टेप कहा जा सकता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जनरली हंटिंग इज नॉट अ लीगल काइंड ऑफ एक्ट, है ना। शिकार करना अपने आप में विधिक प्रकार का कार्य तो नहीं है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं जहां पर आपको ऐसे जंगली जानवरों के मारे जाने के संदर्भ में कुछ परमिशन मिल सके। वो सेल्फ डिफेंस का हो सकता है, वो एजुकेशनल साइंटिफिक रिसर्च आदि का पर्पस हो सकता है, अथवा अन्य जो आपने धारा 11 और 12 में देखे। अब इन्हीं पर्टिकुलर एरियाज में हम देखें कि इन जंगली एरियाज में हम सेंचुरी का क्रिएशन कर दें, नेशनल पार्क का क्रिएशन कर दें, या कुछ कंजर्वेटरी एरियाज बना दें। सेंचुरीज का क्रिएशन कौन करता है? इट इज बीइंग डिक्लेयर्ड बाय राज्य सरकार। आप अगर मध्य प्रदेश में देखेंगे तो आपको बहुत सारे अभयारण्य देखने को मिलेंगे, सेंचुरीज देखने को मिलेंगे। अगर इंदौर में देखें तो राला मंडल को देख लीजिए, राला मंडल भी एक प्रकार की सेंचुरी ही, आए दिन वहां पर टाइगर्स और दूसरे अन्य जानवर आते रहते हैं।
आपको भोपाल में देखना है तो वहां पर रातापानी अभयारण्य सेंचुरी देखना, केरवा डैम के आसपास, वहां पर सीधा सीधा मतलब लॉयन ही आता है, टाइगर तो बहुत नॉर्मल सी बात है, स्पेशली नेशनल स्कूल के आसपास के एरियाज में देखना। आपको कभी सागर में देखना हो तो वहां पर एक और एरिया, उसका नाम मैं भूल रहा हूं स्पेसिफिकली, नौरा देही अभयारण्य, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ऐसे करके मध्य प्रदेश में भी कई सारी सेंचुरीज बनाई गई हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि एक्ट के अंतर्गत सेंचुरीज का रेगुलेशन कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ह्यूमन एक्टिविटीज, लिमिटेड एक्टिविटीज अलाउड विथ परमिशंस, मतलब इन सेंचुरी एरियाज में आदमियों का या व्यक्तियों का जो मूवमेंट है वो बहुत ही मतलब फ्रिक्वेंट नहीं होगा, वो लिमिटेड होगा, विथ परमिशन होगा। किसको अधिकार दिए गए हैं? कलेक्टर डिटरमाइंस एक्वायर्स एग्जिस्टिंग राइट। यहां पर जो अधिकार है विशेषतः जिले के कलेक्टर को मिलते हैं। अगर हम नेशनल पार्क, जो कि धारा 35 के अंतर्गत प्रिस्क्राइब्ड है, ये डिक्लेयर किया जाता है या तो केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के माध्यम से। स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस होते हैं यहां पर, नो ग्रेजिंग, नो प्राइवेट राइट, नो ह्यूमन एक्टिविटी। यहां पर कोई भी मानवीय प्रकार की क्रियाकलाप नहीं हो सकती, कोई प्राइवेट प्रकार के अधिकारों का प्रयोग आप नहीं कर सकते, कोई ग्रेजिंग नहीं हो सकती। बाउंड्री ऑल्टरकेशन स्ट्रिक्टली अ स्टेट लेजिस्लेचर रेजोल्यूशन, राइट। इधर कंजर्वेशन और कम्युनिटी रिजर्व 36A to D में पर्पस बफर जोन्स क्रिएट करना, माइग्रेशन कॉरिडोर क्रिएट करना, प्रबंधन करना, डिक्लेयरिंग इन कंसल्टेशन विद लोकल कम्युनिटीज मैनेज्ड बाय अ डेडिकेटेड कमेटी। इसके लिए एक विशेष समिति बनाई जाए, लोकल या स्थानीय लोगों के साथ कॉन्करेंस के साथ या उनके कोऑर्डिनेशन के साथ एक बफर जोन बनाया जाए या एक माइग्रेशन कॉरिडोर बनाया जाए जहां से कोई भी जंगली जानवर पास कर सके, राइट। ट्रेड, कॉमर्स और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के बारे में यहां आप देखिए, रूल ऑफ ओनरशिप अर्थात जंगली जानवरों से संबंधित उनके बॉडी पार्ट से लेकर के ईच एंड एवरीथिंग, चाहे वो मीट हो चाहे ट्रॉफीज हो, ये लीगली सरकार की संपत्ति है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। सर्टिफिकेट चेक पॉइंट सेक्शन नंबर 42 एंड 43 में दिया हुआ है, possessing captive animals, animal articles requiring a formal ownership certificate from the CW, LW. The absolute ban given under section number 49 capital B, complete prohibition on trade in trophies and animal articles derived from scheduled animals, no commercial dealing allowed। मतलब कल को आप किसी भी राइनासोर के हॉर्न्स या उनके सींग का किसी भी व्यक्ति के साथ कमर्शियल ट्रांजैक्शन करना चाहें कि 2 लाख में 2 सींग मिलेगी, या इस प्रकार का कोई ट्रेड करना चाहें, व्यापार करना चाहें जंगली जानवरों के मीट, फ्लैश या उनके बॉडी पार्ट से संबंधित, क्योंकि उनकी भी बड़ी महत्वता है, बड़ी इंपॉर्टेंस है। कुछ लोग इतने अजीब तरह के, विचित्र तरह के शौकिया होते हैं कि जंगली जानवरों के बॉडी पार्ट्स को घरों में सजाना पसंद करते हैं। अगर वो इस तरह के खरीद फरोख्त करेंगे तो ये भी एक्ट अपने आप में यहाँ पनिशेबल एक्ट है और ये कंप्लीटली बैंड एक्ट है। आप अक्सर इस प्रकार की परिघटनाओं के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि चाहे वो जंगली जंतु ही क्यों ना हो, है ना, एम्फीबियंस ही क्यों ना हो, जैसे कि कछुआ है, टर्टल्स हैं। कई बार टर्टल्स का भी ट्रांजैक्शन आपने देखा होगा कि लोग छोटे छोटे टर्टल्स या थोड़े जो है मिड साइज के टर्टल्स को खरीदने और बेचने का काम करते हैं। ये भी बड़ी इलीगल प्रकार की ट्रेड है। या फिर आप कभी एक ऐसे स्नेक को देखो जो 2 मुहा होता है, दोनों तरफ से चल सकता है, उसका आयुर्वेद में कुछ यूज है, मेडिसिन में कुछ यूज है, आई डोंट नो व्हाट स्पेसिफिक यूज देयर, लेकिन उस स्नेक या सांप को भी खरीदने और बेचने का बहुत धड़ल्ले के साथ काम होता है। वो इंटरनेशनली बहुत ज्यादा एक्लेम्ड है, बहुत ज्यादा एक्लेम्ड है, मतलब आपको उसमें इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग पर्संस मिल सकते हैं। रिसेंटली मध्य प्रदेश में एक इंटरनेशनल रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें कई अलग अलग देशों के एजेंट्स यहाँ मध्य प्रदेश के जंगलों में जीव जंतुओं को करंट लगा करके या कुछ इंजेक्शन, लीथल इंजेक्शन दे करके मारने का प्रयास करते हैं, मार डालते हैं और उनके शरीर से इंपॉर्टेंट चीजों का जो है काट कर निकालना और उसका इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड या बिजनेस या व्यापार करने का काम करते हैं। इसका ये चीजें बहुत फ्रिक्वेंट हैं। तो अल्टीमेटली आपको ये समझना है कि हमने इन प्रकार के एक्ट्स में एब्सोल्यूट बैन लगाया है। अगर कोई पर्सन इस प्रकार के एक्ट कमिट करेगा तो उसके लिए बड़ी सजा है, बड़े पनिशमेंट्स हैं, राइट। जो भी जानवरों से संबंधित बॉडी पार्ट्स, मीट्स, ट्रॉफीज आदि हैं, उस पर केवल और केवल सरकार का अधिकार है, सरकार की वो संपत्ति मानी जा सकेगी। ठीक है, आगे चल करके आप देखिए कि इस पर्टिकुलर एक्ट को असली तौर पर पावर और पेनल्टीज अर्थात मेन टीथ ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ क्या हो सकता है। भाई आपके पास बहुत सारी चीजें हों, आपके पास अथॉरिटीज हैं, आपके पास जो है आपने बॉडी या निकाय भी बना लिए, आपने कुछ अदर प्रकार की प्राधिकारियों को भी नियुक्त कर लिया, लेकिन उनको आपने कोई शक्ति या कोई पावर ग्रांट नहीं किया, उनको जुरिसडिक्शन लॉट नहीं किया, उनको पनिशमेंट देने का कोई प्रोविजन नहीं किया, तो फिर वो कोई कार्य स्पेसिफिक तौर पर नहीं कर सकेंगे। तो पावर ऑफ एंट्री एंड अरेस्ट सेक्शन नंबर 50, फॉरेस्ट ऑफिसर्स, वाइल्ड लाइफ वार्डन्स, पुलिस ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर
पावर क्या है? कैन स्टॉप, कैन डिटेन, कैन सर्च, कैन अरेस्ट विदाउट वारंट अपॉन रीजनेबल सस्पिशन। अगर युक्त प्रकार का संदेह मात्र भी है तो भी बिना किसी वारंट के गिरफ्तार करने की, तलाशी लेने की, निरुद्ध करने की, उन्हें रोक लेने की शक्ति होगी। ऐसे जंगल या फॉरेस्ट के जो भी अधिकारी हैं, या रेंज ऑफिसर्स हैं, या वाइल्ड लाइफ वार्डन्स हैं, या पुलिस ऑफिसर्स हैं। यहां आप स्टेप 1 और स्टेप 2 में थोड़ा सा इनके पेनल्टीज के बारे में समझिए। जनरल पेनल्टी जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाई जा सकती है स्टैंडर्ड इंप्रिजनमेंट और फाइन के तौर पर, और अगर ये थोड़ा सा जो है एग्रेवेटेड वर्जन का कोई भी ऑफेंस कमिट किया जाता है तो फिर ऐसे केसेस में आपको ज्यादा सजा दी जाएगी, जिसमें कम से कम 3 साल की सजा जो कि 7 साल तक हो सकेगी, और मैक्सिमम या हेफ्टी फाइन से इंक्लूड किए जा सकेंगे। ये एग्रेवेटेड ऑफेंस किस कैटेगरी में आएंगे? जब आप रिजर्व्ड एरियाज में, रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज में, नेशनल पार्क्स में, सैंक्चुरीज में, शेड्यूल 1, 2, 3, 4 के अंतर्गत आने वाले किसी ऐसे जानवरों को किल करने, हंट करने, मारने का प्रयास करोगे, या ऐसा कोई भी एक्ट करोगे जो इस एक्ट के अंतर्गत इसके किसी सेक्शन के अंतर्गत एक प्रकार से पनिशेबल बनाया गया है, दंडनीय बनाया गया, तो फिर ऐसे केसेस में आपको ज्यादा पनिशमेंट ग्रांट की जाएगी। 2022 के अमेंडमेंट का स्कोप और शेड्यूल रैशनलाइजेशन देखिए। टाइटल अपडेटेड टू वाइल्ड लाइफ, अभी मैंने बताया था ना, टाइटल अपडेट किया गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंजर्वेशन मैनेजमेंट एक्ट 1972, एक्सपैंडिंग फोकस बियॉन्ड प्रोडक्शन टू प्रोएक्टिव मैनेजमेंट। पहले ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 था, अभी हमने इसके टाइटल को थोड़ा सा रिफाइन किया है, और टाइटल को क्या रखा? प्रोटेक्शन भी है, कंजर्वेशन भी है, और मैनेजमेंट भी है। तो अब हम पीसीएम की ओर हैं। प्रोटेक्शन होना चाहिए, प्रोटेक्शन के साथ कंजर्वेशन होना चाहिए, और कंजर्वेशन एक वेल प्लान्ड मैनेजमेंट के साथ होना चाहिए। तो हम एक्सपैंडिंग द फोकस बियॉन्ड प्रोटेक्शन टू प्रोएक्टिव मैनेजमेंट, मतलब हम केवल संरक्षण तक सीमित नहीं है, अब हम प्रबंधन की ओर जा रहे हैं कि हम जंगली जीव जंतु के लाइफ साइकिल को कैसे मैनेज करें कि उनका प्रोटेक्शन भी हो पाए, उनका कंजर्वेशन भी हो पाए, और एक जो इकोसिस्टम है, मैं क्यों कह रहा हूं इकोसिस्टम, क्योंकि हमने सबने अपने स्कूल्स में पारिस्थितिकी तंत्र का एक विज्ञान पढ़ रखा है, जिसमें एक सर्कल में दिखाया जाता है कि हम इस प्रकृति के अंतर्गत जुड़े हुए हैं, हम नेचर से अलग नहीं हैं। आपको जो मैं बात कह रहा हूं ये कुछ जजमेंट के अंतर्गत स्पेसिफिक जजेस ने भी कोट किया है। आप जस्टिस मार्कंडे काटजू के कुछ डिसीजन पढ़िएगा जिसमें उन्होंने स्पेसिफिक तौर पर एक कोटेशन दिया, अभी मैं दिखाऊंगा भी उन्होंने क्या कोटेशन दिया है। तो हम सब उस पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति या एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट के तौर पर इंक्लूडेड है, और हम में से कोई भी चीज अगर इस पारिस्थितिकी तंत्र से कम होने लगेगी या समाप्त होने लगेगी तो हमारा समाप्त होना तय है, मनुष्य का खत्म होना तय है। और इसका बेस्ट एग्जांपल अभी की सिचुएशन में आप देखिए, जहां पर दुनिया के कुछ देशों ने इस बात को जो है रिसर्च किया है, शोध में पाया है कि अब हमारे पृथ्वी के, अर्थ के अंतर्गत मधुमक्खी, बीज, मधुमक्खियों का या इनकी जनसंख्या या इनका विलुप्त होना शुरू हो चुका है। अगर मधुमक्खियां ही विलुप्त हो जाएंगी तो पारिस्थितिकी तंत्र में आप खुद सोचिए कि फिर हमारे लिए भोजन या फूड संबंधी चीजों के प्रोटेक्शन का काम लगभग समाप्ति की ओर चला जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि मधुमक्खियां कहां और भोजन कहां, इन दोनों का कहां रिलेशन है। आप जरा इस विषय पर पढ़िए, मैंने जो बात आपसे कही है गूगल करके पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि हम कितने खतरे में हैं। अब ये अलग बात है कि अभी हमें जब तक पिज्जा बर्गर मिल रहा है तो हमें ध्यान नहीं आ रहा है, जिस दिन पिज्जा बर्गर भी खत्म हो जाएगा उस दिन समझ आएगा। तो पारिस्थितिकी तंत्र में हमने अपने जंगलों को खत्म कर दिया, हमने अपने जानवरों को खत्म कर दिया, लगभग खत्म करने की पोजीशन में है। तो अल्टीमेटली हम कहां शेष हैं आज की स्थिति में? मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व हमने इंडिया में टाइगर रिजर्व को लेकर के हमने 1973 में प्रोविजन कर लिया, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी पूरे इंडिया में देखें तो लगभग 5000 के आसपास टाइगर के प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन के अंतर्गत हमने चीजों को प्रोटेक्ट कर रखा है। मध्य प्रदेश लगातार उसके लिए प्रयास कर रहा है, अलग अलग देशों से और अलग अलग राज्यों से हम उसकी ब्रीड ला रहे हैं और ला करके यहाँ पे जंगलों में छोड़ते हैं और 10 दिन बाद उमर जाते हैं। मतलब स्थिति इस प्रकार से निर्मित हो गई है कि हम अपने इस पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोटेक्ट करने के लिए शायद कुछ कदम उठा भी पा रहे हो या सीरियस स्टेप ले भी पा रहे हो, लेकिन अब स्थितियां ऐसी निर्मित हो रही हैं या उनके अनुकूल स्थितियां निर्मित नहीं हो पा रही हैं कि हम उन्हें प्रोटेक्ट या प्रिजर्व कर भी पाए। राइट, खैर आगे की बातें बाद में देखेंगे। अभी आप यहाँ आइए, मैं आपको, चूंकि मेरा इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट है और मुझे थोड़ा सा जल जंगल जमीन से लगाव है तो मैं उस पर कुछ ज्यादा बोल सकता हूँ, थोड़ा सुन लेना, ठीक है? चलिए, तो बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, पहले अगर हम देखें तो ओल्ड शेड्यूल 5 में वर्मिन प्रोवाइडेड था। वर्मिन यानी वही वॉर्म, इंसेक्ट्स, है ना,
क्योंकि जब हम वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं तो वाइल्ड लाइफ में सिर्फ टाइगर, शेर, चीता ही नहीं, बल्कि इनके साथ जो भी प्लांट्स हैं उनका भी संरक्षण, बल्कि इनके साथ जो भी रेप्टाइल्स हैं उनका भी संरक्षण, बल्कि इनके साथ जो जलीय जंतु हैं उनका भी संरक्षण, और उसके साथ जो आपके चाहे आप मॉस्किटो कहें, चाहे आप रैट्स कहें, यानी चूहों को भी कहें, माइस कहें, ये सारी चीजों का प्रोडक्शन इस लॉ के अंतर्गत हो रहा था। लेकिन इस बार हमने वर्मिन अर्थात इन वॉर्म्स और इंसेक्ट संबंधी चीजों को, इस शेड्यूल को ही हमने यहां से समाप्त कर दिया है, इन्हें हटा दिया है। तो शेड्यूल नंबर 1, एनिमल्स विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। शेड्यूल नंबर 1 अनुसूची 1 में हमने उन जानवरों की लिस्ट रखी जहां पर उन्हें हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन मिलना चाहिए। शेड्यूल नंबर 2 में एनिमल्स विद लेसर डिग्री ऑफ प्रोडक्शन। शेड्यूल नंबर 3 में प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीसीज, कौन से वो स्पेसिफिक पौधे हैं, प्लांट्स हैं विशेष जाति के जिनको संरक्षित किया जाना चाहिए। शेड्यूल नंबर 4 स्पेसिमेंस अंडर साइट्स इंटरनेशनल ट्रेड। तो शेड्यूल नंबर 1, 2, 3, 4 ये 4 अनुसूचियां विशेष हैं। पहले की जो 6 अनुसूचियां थी उनमें से केवल 4 अनुसूचियां आपके सामने दिखाई देंगी। 2002 के अमेंडमेंट से कुछ लीगल फ्रंटियर सामने आते हैं, जैसे इंप्लीमेंटिंग साइट्स, CITES, क्रिएट मैनेजमेंट एंड साइंटिफिक अथॉरिटीज टू रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को मैनेज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कुछ प्रबंधित वैज्ञानिक प्रकार के अथॉरिटीज का क्रिएशन करना। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन फॉर प्रोसेसिंग, परचेजिंग, ट्रांसफरिंग साइट्स लिस्टेड स्पीसीज, इसके लिए विशेष रूप से आज्ञापक तौर पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को मैंडेट करना। इनवेजिव एलियन स्पीसीज धारा 62A, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर टू रेगुलेट और बैन द इंपोर्ट, ट्रेड, पोजीशन ऑफ नॉन नेटिव स्पीसीज डिस्ट्रक्टिव टू इंडियन हैबिटेट्स। यहां पर केंद्र सरकार को एम्पावर किया जा रहा है कि कुछ इस तरीके के विनियमन लाएं, रेगुलेशन लाएं और उन पर्टिकुलर ट्रेड्स को या इंपोर्टिंग, आयात को बैन करें जो नॉन नेटिव स्पीसीज के तौर पर है और भारतीय परिप्रेक्ष्य में या इंडियन हैबिटेट्स के तौर पर वो यहां सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। डेफिनेशन एक्सपेंडेड टू, जू की डेफिनेशन एक्सपेंडेड टू इंक्लूड मोबाइल स्टेशनरी एस्टैब्लिशमेंट, सर्कस, रेस्क्यू सेंटर एंड कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स। तो जू का मतलब सिर्फ वो एस्टैब्लिशमेंट नहीं जहां पर किसी भी जिले में, किसी भी राज्य में आप कोई ऐसा प्राणी संग्रहालय देखते हैं जहां पर एक स्पेसिफाइड जंगली एरिया को या स्पेसिफाइड एरिया को उस तरीके से डेवलप किया जाए कि वहां पर कुछ जंगली जानवरों को जो है एक हैबिटेट एरिया देकर के या उस तरह का एक एनवायरमेंट देकर के वहां उन्हें संरक्षित किया जाता रहे और मानवीय लोग उन्हें दर्शन के लिए आते रहे। तो जू के अंतर्गत सिर्फ यही नहीं है, जू के डेफिनेशन को आपने थोड़ा यहां ब्रॉडन किया है 2022 के अमेंडमेंट के बाद, इसमें मोबाइल स्टेशनरी एस्टैब्लिशमेंट्स मतलब चलता फिरता कोई भी ऐसे एस्टैब्लिशमेंट या व्हीकल में भी अगर कोई जानवर है तो वो भी जू है। सर्कस या रेस्क्यू सेंटर्स, जो रेस्क्यू सेंटर्स हैं वहां पर आप जंगली जानवरों को रखते हैं वो भी जू है। कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स, संरक्षण के लिए जहां पर आप ब्रीडिंग सेंटर बनाते हैं वो भी अपने आप में जू की परिभाषा में आएगा। इधर नया अपवाद, नया एक्सेप्शन सेक्शन 40V(F) एंड 43 के अंतर्गत वॉलंटरी सरेंडर ऑफ captive animal to CW, LW, no penalty, no compensation, becoming state's property। अगर आप किसी भी ऐसे जानवर को अपने पास कैद करके रखते हैं, अपने पास उसे आप जो है बंद करके रखते हैं और आप CW, LW की अथॉरिटी को उसे वॉलंटरी सौंप देते हैं तो आप पर कोई शास्ति नहीं लगेगी, आपको कोई प्रतिकर नहीं देना पड़ेगा और वो पर्टिकुलर जानवर राज्य की संपत्ति माना जाएगा। कंट्रोवर्शियल एक्सेप्शन अलाउइंग ट्रांसफर ऑफ शेड्यूल नंबर 1 एलिफेंट्स फॉर रिलीजियस और एनी अदर पर्पसेस। ओवरऑल आप जब 2022 के अमेंडमेंट को पढ़ेंगे तो 2022 के अमेंडमेंट में कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपने आप में नए तरीके से हमें देखने को प्राकट्य होती हैं, मिलती हैं। तो 2022 लेटेस्ट अमेंडमेंट है और लेटेस्ट अमेंडमेंट में जहां जहां परिवर्तन हुए हैं उन्हें प्लीज आप अच्छे से मार्क करके रखना, क्योंकि जब आप एक बेयर एक्ट को रीड करते हो अपने एग्जाम के ओरिएंटेशन में तो आपको ये चश्मा पहले पहन लेना चाहिए कि आखिरकार इस एक्ट के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत हमें कहां कहां बहुत विशेष निगाह रखनी है। हमें डेफिनेशन में, हमें ऑफेंसेस में, हमें पेनल्टीज में, हमें अथॉरिटीज में, राइट, कितने पार्ट्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, इनमें थोड़ा विशेष फोकस रखना पड़ता है, कितने शेड्यूल हैं इंडेक्स वाइज, तो ये हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है। तो आप जब इस पर्टिकुलर लॉ को पढ़ेंगे अराउंड 65 प्लस कुछ आसपास इसमें सेक्शंस होंगी, उन सेक्शंस में हमें कितने चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स में हमें कितने पार्ट्स में या कितने स्पेसिफिक भाग में अपना ओरिएंटेशन ऑफ स्टडी रखना है या उन चीजों को हमें डेफिनेटली प्रिपेयर करना है, वो भी मैं आपको डायरेक्ट ओपनिंग होने के दौरान ही बता दूंगा। तो ओवरऑल 2022 के अमेंडमेंट को जरूर
करना। लेटेस्ट अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम स्पेसिफिक कुछ इन चीजों को जरूर ध्यान रखिए, जैसे नेचर ऑफ ऑफेंसेस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कैसे हैं, तो आप कह सकते हैं कि सामान्यतः ये अपने आप में कॉग्निजेबल ऑफेंस है, अर्थात संज्ञेय प्रकार के अपराध हैं। यहाँ पर कोई भी जो रेस्पेक्टिव अथॉरिटी या पुलिस ऑफिसर्स हैं वो बिना किसी वारंट के भी ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की शक्ति रखते हैं। प्रोसीजरल गोल्ड सेक्शन नंबर 51A, स्ट्रिक्ट कंडीशंस फॉर ग्रांट ऑफ बेल, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर मस्ट बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। मतलब इन प्रकार के केसेस में जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के किसी धारा का चार्ज किसी आरोपी व्यक्ति पर या अपराधी व्यक्ति पर क्रिएट किया जाता है और मामला कोर्ट में पहुंचता है, तो उस मामले में जमानत देने से पहले कोर्ट को पब्लिक प्रोसिक्यूटर अर्थात लोक प्रकार के अभियोजक या सरकारी वकील को सुनवाई का अवसर 100% देना है, उसके बाद ही बेल पर सुनवाई करनी है। मतलब बेल की जो कंडीशंस है वो अपने आप में बहुत इजी नहीं है। बेल की कंडीशंस अपने आप में जो है थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव बनाया गया है, थोड़ा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश हुई है, राइट। कुछ ये सेक्शंस हैं जो सेक्शंस आपको डेफिनेटली रीड करना चाहिए इस पर्टिकुलर लॉ के अंतर्गत। जैसे हम धारा 2 के अंतर्गत डेफिनेशंस के बारे में बात करें, स्पेशली हंटिंग की डेफिनेशन जो आपको देखने को मिली है अभी यहाँ पर भी। सेक्शन 9 में हंटिंग बैन टोटली बैन किया गया है। सेक्शन 11 और 12 में आप इसके अपवाद या एक्सेप्शन पढ़ते हो, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सेक्शन नंबर 27 to 35 में नेशनल पार्क और सेंचुरीज के बारे में प्रोविजन किया गया है, ये आपको डेफिनेटली रीड आउट करना है। सेक्शन 50 एंड 51 पावर एंड पेनल्टीज के बारे में है, 100% पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल नंबर 6 पहले थे, अब केवल 4 शेड्यूल बचे हुए हैं। इसमें वर्मिन का जो शेड्यूल नंबर 5 था उसे हटा दिया गया है, समाप्त कर दिया गया, अभी भी मैंने आपसे बताया। सेक्शन नंबर 62A इन्वेसिव एलियन स्पीसीज और चैप्टर नंबर 5B साइट्स इंटीग्रेशन के बारे में बात करता है। आपको एटलीस्ट इतना कवर करना ही चाहिए। तो जब आप इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को पढ़ें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आपको इतनी चीजों को तो डेफिनेटली कवर आउट करना चाहिए। मैंने आधे घंटे कंटिन्यूस बोला है, मुझे चैट बॉक्स में अभी भी बताओ कि आपको कुछ क्लैरिटी आई या नहीं आई। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आपको कुछ क्लैरिटी आई या नहीं आई, कुछ स्पष्टता आई? फिर हम लोग अपने बेल प्रोविजन की ओर आगे मूव करेंगे। कुछ इंट्रोडक्टरी पोर्शन भी अभी आपको मैं बताऊंगा। अभी तो मैंने सिर्फ आपको झलक दिखाई है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की। काफी अच्छा, बढ़िया, शानदार और इजी लॉ है, नॉट सो मच डिफिकल्ट, राइट। और आपके एग्जाम के लिए खास है भी। जल्दी बताइए चैट बॉक्स में, तब मैं आगे मूव करूंगा। क्विकली वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। ऑल क्लियर? फाइन, चलिए अभी थोड़ा सा मैं आपको इसका इंट्रोडक्टरी पोर्शन भी बता दूं कि आपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में किन किन चीजों को कवर अप करना है, कैसे पढ़ना है, कहां कहां आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस में मूव करना है, वो सब तो आइडिया हो ही गया। अगर मैं इंट्रोडक्टरी वे में आपसे कहूं तो जैसा मैंने इनिशियली आपसे कहा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में वाइल्ड शब्द को ही लेकर के मत सुना। वाइल्ड में मतलब कि सिर्फ जंगली जानवर ही इसमें संरक्षित होंगे। इसमें चाहे जंगली जानवर हो, इसमें चाहे जंगली जीव हो, इसमें चाहे जंगली पौधे हो, इसमें चाहे जलीय जीव हो, ये सब के सब को प्रोटेक्ट करता है। और 2022 के अमेंडमेंट के बाद इसके टाइटल में जो मेजर चेंज दिखाई दे रहा है कि वाइल्ड लाइफ और उसके बाद प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो हम प्रोटेक्शन से और प्रोएक्टिव मैनेजमेंट की ओर मूव करना चाहते हैं, इसलिए हमने इस लॉ के टाइटल में इस तरह का परिवर्तन कर दिया। और उसी तरह हमने यहां पर सेम पॉइंट ऑफ व्यू में हमने यहां पर कुछ वे प्रोविजंस भी इंसर्ट करने की कोशिश कर दी, जिससे हम मैनेजमेंट कर सकें, प्रबंधन कर सकें कि वाइल्ड लाइफ या जंगली जीव जंतुओं का किस तरीके से संरक्षण प्रबंधकीय तरीके से हो सके, राइट। तो इंट्रोडक्टरी वे में आपको यह पता रहे कि कंजर्वेशन ऑफ लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज, वेदर इट इज प्लांट, वेदर इट इज एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉन लिविंग एलिमेंट्स, दे आर बीइंग प्रोटेक्टेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अभी मैंने आपसे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कई डिसीजंस में कुछ कोटेशंस दिए हैं और उन्होंने जो हमारी पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें हम सभी नेचर या प्रकृति के ही एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसको नॉन डिस्टर्बिंग एरिया अर्थात उसे डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए, किसी भी रूप में डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए, इसके रिगार्डिंग कुछ कहा है। तो जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने ऑब्जर्व करते हुए कहा था कि प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस, हमारा पारिस्थितिकी तंत्र। तो प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस इन द एनवायरमेंट एंड सस्टेनिंग द इकोलॉजिकल चेन. It must be understood that there is interlinking in the nature in the present society. The challenge that world faces is not the idea of conservation,
but can conservation be implemented in the national interest and within the means available to each country? दुनिया भर के लिए ये अपने आप में चुनौती बना हुआ है कि हम इकोलॉजिकल मीन्स या इकोलॉजिकल चेन को कैसे मेंटेन रखें। तो हमारे देश में राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए क्या हम इस तरीके का कोई मैकेनिज्म तैयार कर सकते हैं या बना सकते हैं, इसके बारे में जस्टिस मार्कंडे कार्जुन ने एक जजमेंट के अंतर्गत अपना जो एक व्यू है उसको पेश किया था, उसको उन्होंने कहा था। दूसरा फैक्टर आपके इंट्रोडक्शन के अंतर्गत ही ज्ञात रहे या आपको पता रहे कि इसकी लेजिस्लेटिव हिस्ट्री क्या है। लेजिस्लेटिव हिस्ट्री का मतलब है विधायी प्रकार की इतिहास क्या है। क्या डायरेक्टली हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में प्रेजेंट कर दिए या इसके पहले भी कुछ ऐसे लॉ रहे हैं ब्रिटिशर्स के टाइम पर भी जो हमारे वाइल्ड लाइफ के इस किसी भी जीव जंतु के संरक्षण के रिगार्डिंग कुछ नियमावली बनाते थे। तो लेजिस्लेटिव हिस्ट्री ये कहती है कि इंडिया में वाइल्ड लाइफ लॉज हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि अर्लीस्ट कंसर्न फॉर वाइल्ड लाइफ कुड बी ट्रेस्ड फ्रॉम 3rd century BC व्हेन किंग अशोका इनेक्टेड द लॉ ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट। मतलब 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने सबसे पहले इसकी नींव रखी थी और उन्होंने जंगली जीव जंतु और पर्यावरण के संरक्षण के लिए कानून बनाया था। कितनी क्लासिक बात है। Under the IPC, you have read that the term animal is defined and it declares maiming and killing of animal as an offense punishable under various other sections. तो आपने IPC में भी पढ़ रखा है, कभी मिस्चीफ वाला टॉपिक पढ़ना, हिस्ट्री वाला टॉपिक पढ़ना, वहां मिल जाएगा। और अभी भारतीय न्याय संहिता पे भी देखना, एनिमल और मेन विमेन सब डिफाइंड है, एनिमल भी डिफाइंड है, पर यहाँ एनिमल का प्रयोग वही जहां स्पेसिफिक किसी सेक्शन में हुआ है, जैसे मिस्चीफ के एक्ट में हम देखते हैं। तो जब कभी किसी इस प्रकार के जंगली जीव जंतु आदि को आप विनष्ट करने का काम करते हैं, डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, उन्हें मैमिंग करते हैं, निःशक्त बनाते हैं, तो ये एक्ट अपने आप में आईपीसी अभी की भारतीय न्याय संहिता में पनिशेबल है और वाइल्ड लाइफ तो है ही। ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1879। सन 1879 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट पास किया था, हाथियों के संरक्षण के रिगार्डिंग। द फर्स्ट डायरेक्ट कॉडिफाइड लॉ फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वाज इनेक्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, द वाइल्ड बर्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1887। पहली बार एक संहिताबद्ध कानून वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉर्म किया था, द वाइल्ड बर्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1887, अर्थात जंगली पक्षियों का संरक्षण अधिनियम 1887, which prohibited possession or sale of any kind of specified wild birds, जो किसी विनिर्दिष्ट प्रकार की जंगली पक्षियों के लेन देन, विक्रय या उनके कब्जे को प्रोहिबिटेड बनाता था। राइट। 1912 में वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड टू फुलफिल द इनएडिक्वेसीज ऑफ वाइल्ड बर्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1887। Then after the Indian Forest Act, अभी मैंने आपसे इस विषय पे बात की थी, the Indian Forest Act 1927 thereafter consolidated the law relating to forest and the transit of forest produce। मतलब जंगल और जंगल के जो भी प्रोड्यूस हैं उनके ट्रांजिशन के रिगार्डिंग इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 बनाया गया था और इसी के अंतर्गत रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया भी डिक्लेयर किया जाता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 वाज इनेक्टेड टू फर्दर चेक डिफॉरेस्टेशन। ये तय करने के लिए जंगल को जंगल विहीन न किया जा सके, डिफॉरेस्टेशन न किया जा सके, इसके लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 बनाया गया। द क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वर पास्ड टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व, इंप्रूव वाइल्ड लाइफ, यानी जीव जंतु के संरक्षण और उनके प्रोटेक्शन और उनके इंप्रूवमेंट के लिए आगे चल करके क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 बनाया गया और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बनाया गया। और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल नंबर 252 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट द रिक्वेस्ट ऑफ 11 स्टेट्स एंड वाज इंटेंडेड टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल फ्रेमवर्क फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड टू अडॉप्ट अ कंजर्वेशन स्ट्रेटजी फॉर स्पेसिफाइड एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड प्रोवाइड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ऑल स्पीसीज इन स्पेसिफाइड एरिया। आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर आर्टिकल नंबर 252 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत क्यों बनाया गया? आर्टिकल 252 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इसलिए बनाया गया, जब आप आर्टिकल नंबर 249, 250, 251, 252, 253, 254 के प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, ये लॉ मेकिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट को शो करता है, किन विषयों पर और कब संसद कानून बना सकती है। तो वहां पर आप ये जानते हैं कि शेड्यूल नंबर 7 में 3 लिस्ट प्रोवाइड है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पर लिस्टेड सब्जेक्ट मैटर में लॉ पार्लियामेंट बनाएगी, स्टेट लिस्ट में लिस्टेड सब्जेक्ट मैटर में लॉ स्टेट बनाएगी और कॉन्करेंट लिस्ट में लिस्टेड सब्जेक्ट मैटर में लॉ या तो केंद्र बनाए या तो राज्य बनाए, दोनों को पावर है। आगे आप आते हैं तो जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है देश में तो भी लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट के हाथों में होती है। नेशनल इंटरेस्ट या राष्ट्रीय हित में किसी सब्जेक्ट मैटर पर अगर लॉ बनाना है तो देश के कुछ स्पेसिफिक राज्य आधे से ज्यादा होने चाहिए या लगभग आधे होने चाहिए, उसमें लिखा है कितना होना चाहिए एग्जैक्टली आपको देखना पड़ेगा। तो उसमें जब कोई भी इतने राज्य, इतने स्टेट
पार्लियामेंट या देश की सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस विषय पर समूचे राज्य के लिए कानून आप बनाकर दे दीजिए राष्ट्रीय हित में, तब उन सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट को होती है। तो आर्टिकल नंबर 252 उस विषय में बात करता है, और आर्टिकल नंबर 253 जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है इंटरनेशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट संबंधी चीजों पर जो लॉ बनाने की पावर है वो पार्लियामेंट को है, वो पावर स्टेट को नहीं है। तो आर्टिकल नंबर 252 के अंतर्गत देश के 11 राज्यों ने पार्लियामेंट से या देश की सरकार से रिक्वेस्ट की, निवेदन किया कि इस विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाना चाहिए, और तब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को इनैक्ट किया गया। राइट, तो ये इसका कुछ ब्रीफ इंट्रो है जो आपको पता हो। इसके साथ ये भी पता हो कि आप जब इस एक्ट के प्रियम्बल को पढ़ते हैं, यहां लिखा है इट इज एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविथ, एंसिलरी देयरटू, incidental thereto, with a view to ensure the ecological and environmental security of the country। मतलब देश की वातावरणिक सिक्योरिटी और देश की पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा हेतु हम यहां पर इस प्रकार का एक अधिनियम बनाने जा रहे हैं जो जंगली जानवरों के संरक्षण, जंगली पक्षियों के संरक्षण, जंगली पशुओं के संरक्षण, जंगली पौधों के संरक्षण से संबंधित है, अथवा उनसे रिलेटेड है, अथवा उनसे इंसिडेंटल है, अनुषांगिक है, या उनसे कॉन्सिक्वेंशियल या एंसिलरी है, अर्थात संपार्श्विक है। राइट, तो उससे संबंधित लॉ बनाने का उद्देश्य इस पर्टिकुलर एक्ट के माध्यम से जो है पेश किया गया। द एक्ट सर्व द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पस मेंशन अंडर आर्टिकल 48A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 51A clause number G, as it prohibiting hunting of wild animal except in certain limited circumstances. The court has declared that provision of the Wildlife Act are salutary and are necessary to be implemented to maintain ecological chain and balance। तो इस अधिनियम के माध्यम से हम संवैधानिक उद्देश्य को भी फुलफिल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आप आर्टिकल नंबर 48A और आर्टिकल नंबर 51A क्लॉज G भी पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और इकोलॉजिकल चैन के प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग कुछ प्रोविजन किए गए हैं। ये दोनों प्रोविजन आपके कहां एग्जिस्ट कर रहे हैं? एक तो हो गया जो आपके डीपीएसपी में है, दूसरा आई थिंक आपके फंडामेंटल ड्यूटीज में है। राइट, ये दोनों प्रोविजन आपके डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत कंटेन करते हैं, जिसके अंतर्गत हम भारतीय संविधान के उन उद्देश्यों की पूर्ति को प्राप्त करने के लिए भी इस अधिनियम का जो है इनैक्टमेंट या इसकी अधिनियमित कर रहे हैं। तो इस लॉ के माध्यम से हम जंगली जानवरों का संरक्षण करते हैं, अपनी इकोलॉजिकल चेन को मेंटेन करने का प्रयास करते हैं, और साथ ही साथ देश के वातावरण या एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। पर दुर्भाग्य यह है कि हम सिर्फ किताबों में कर रहे हैं, एक्चुअल स्थिति तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। और उसकी लेटेस्ट कहानी आप सबको पता है, चाहे वो दिल्ली हो और चाहे वो राजस्थान और चाहे वो आपका मध्य प्रदेश। When you will enter into the definitional provision, तो definitional provision में आप देखिए इस एक्ट का नाम क्या होगा। सबसे पहले शॉर्ट टाइटल, उसके बाद कमेंसमेंट कंप्लीट टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसका एप्लीकेशन है, और एनफोर्समेंट और इनैक्टमेंट डेट 9 सितंबर 1972, एक्ट नंबर 51 या 3 क्या है, एक्ट नंबर 53 ऑफ 1972। ये सब कॉमन फैक्टर है, बार बार इस पर मैं बोलूं ये ठीक नहीं, मैंने कई बार कहा है, जो भी नया लेजिस्लेशन लो एटलीस्ट इतना तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए। 32 के 32 लॉ में ये पहला फैक्टर है जो आपको याद रहना चाहिए, और नींद में भी कोई जगह के पूछे तो बताना पड़ेगा कि फला एक्ट का एनफोर्समेंट डेट क्या है, फला एक्ट का एक्ट नंबर क्या है, फला एक्ट का कमेंसमेंट कब है, या उसका एक्सटेंशन कहाँ है, या उसका कंप्लीट नेम क्या है। इतना तो एटलीस्ट आपको कोई नींद नहीं जगा के पूछे तो आपको आंसर करना चाहिए 32 के 32 कानून में एडीपीओ के अंतर्गत। अब जब हम सेक्शन 2 में आते हैं, हमेशा की तरह मैं बताता हूं कि डेफिनेशन सेक्शन में या परिभाषिक शब्दावलियां किसी भी बेयर एक्ट के अंतर्गत क्यों डिफाइन की जाती है, उसका सीधा सा मीन 2 है। नंबर 1 ये कि किसी भी एक्ट के अंतर्गत जो लीगल टर्म यूज में आए हैं, उन लीगल टर्म का उस बेयर एक्ट, उस स्पेसिफिक एक्ट के पर्पज से क्या मीनिंग शो करता है, क्या अर्थ बताता है, क्या इंटरप्रिटेशन भी उसका करना है। तो या तो ये निर्वचनीय खंड या इंटरप्रिटेशनरी क्लॉज के तौर पर लिखा होगा, या फिर डेफिनेशनल सेक्शन के तौर पर लिखा होगा, डेफिनेशन क्लॉजेस के तौर पर लिखा होगा। जो भी शब्द वहां पर प्रयोग में आते हैं, हम चाहे एनिमल कहें, हम चाहे, अब जैसे ये पढ़ा तो एनिमल कहें, वाइल्ड लाइफ कहें, या प्रोटेक्शन शब्द का इस्तेमाल करें, या प्रिजर्वेशन का इस्तेमाल करें, कंजर्वेशन का इस्तेमाल करें, या मैनेजमेंट का इस्तेमाल करें, अथॉरिटीज की बात करें, राइट, हंटिंग की बात करें, या अदर ऐसे स्पेसिफिक टर्म्स की बात करें जो इस एक्ट से किसी न किसी फॉर्म में रिलेट करता है, संबंधित, तो ऐसी दशा में उसका स्पेसिफिक मीनिंग हमें इसकी डेफिनेशन प्रोविजन बताएगी, और ये बताएगी कि unless the context is something else, जब तक अंतर्वस्तु को पढ़ करके उसका कोई और अर्थ प्रकट नहीं होता, तो हम जो मीनिंग यहां लिख रहे हैं ना,
आगे चल करके ये शब्द जहां जहां रिपीट होंगे उसका वही अर्थ लगाना जो हमने डेफिनेशन में बताया है, राइट। तो जैसे यहां पर आप सबसे पहले देखिए एनिमल शब्द को डिफाइन कर रहा है, और ये याद करना, ये दिमाग में रखना एक चैलेंज ही है आप लोगों के लिए। ईश्वर आप सबको मदद करे। 32 बेयर एक्ट में हर डेफिनेशन में उसका जो कहना चाहिए कि सीक्वेंस है वो कैसा है, अल्फाबेटिकली लिखा गया है या नंबर न्यूमेरिकल्स में लिखा गया है, ये याद करना अपने आप में एक चैलेंज है, लेकिन आप लोग कर लोगे, आई होप सो, क्योंकि डेफिनेशन से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो दोनों फॉर्म में ऑप्शन में लिख दिए जाते हैं, 2A 2-1, 2B 2-2। तो कई बार इस तरीके से भी आपको जो है कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन लिख दिए जाते हैं। अब आपका यहाँ पर मेमोरी टेस्ट हो रहा है, आपकी बौद्धिक परीक्षण हो रहा है कि आप कितना कीन याद किए हुए हो या कितना कीन होकर के आपने चीजों को पढ़ रखा है। तो थोड़ा सा इसका जरूर ध्यान रखना 32 के 32 बेयर एक्ट में कि डेफिनेशनल प्रोविजंस जो है वो अल्फाबेटिकली किस में है और न्यूमेरिकली किस में है। हो सके तो इसकी एक लिस्ट आपको बना लेनी चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेशनल प्रोविजन में सबसे पहला टर्म जहां लिखा गया है एनिमल शब्द को लिखा गया है, यानी जो है प्राणी या जीव जंतु जो भी आते हैं इनको लिखा गया है। एनिमल शब्द के अंतर्गत जब आप इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो एनिमल शब्द की डेफिनेशन में इन्होंने सिंपली क्या लिखा है, एनिमल इंक्लूड्स मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, फिश, अदर कॉर्डेट्स, इनवर्टिब्रेट्स एंड ऑल्सो इंक्लूड देयर यंग एंड एक्स। तो इट इंक्लूड amphibian, it include bird, it include mammal, it include reptile, and we are young, and also include in the case of birds and reptiles we are eggs। तो सिर्फ जानवर ही नहीं है, पक्षियां भी हैं, रेप्टाइल भी है, या मैमल्स भी है, या एम्फीबियंस भी है, अर्थात जलीय जंतु जो होते हैं, जल में रहने वाले जो जंतु होते हैं उनको भी इंक्लूड किया है, फिशेस भी इंक्लूड है। अगर आप एम्फीबियन बोल रहे हैं तो वो जल में रहने वाली जंतु है, वो भी इंक्लूडेड। लेकिन सबसे खास बात है कि जो रेप्टाइल और बर्ड होते हैं, अर्थात जो सर्प प्रकार की प्रजाति है और पक्षियों की जो प्रजाति है, इनका जो प्रजनन सिस्टम है वो एक्स के माध्यम से है, अंडों के माध्यम से है, उनको भी इंक्लूड करता है। इवन दोज एक्स शुड बी प्रिजर्व, प्रोटेक्टेड। तो एनिमल शब्द के अंतर्गत सिर्फ आमतौर पर जो हम धारणा बनाते हैं कि एनिमल मतलब ये, तो वो नहीं, उसके अंतर्गत एम्फीबियन, उसके अंतर्गत बर्ड, उसके अंतर्गत मैमल, उसके अंतर्गत रेप्टाइल, देयर यंग एंड इंक्लूड देयर एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मार्क करके रखिए। अगली डेफिनेशन या परिभाषा आपको यहां मिलेगी एनिमल ऑब्जेक्ट की, एनिमल आर्टिकल्स की। एनिमल आर्टिकल्स मीन एन आर्टिकल मेड फ्रॉम एनी कैप्टिव एनिमल और वाइल्ड एनिमल अदर देन वर्मिन, include an article or object in which the whole or any part of the animal has been used and ivory imported into India and an article made therefrom। मतलब किसी भी जीव जंतु के शरीर के किसी भी हिस्से का, बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करते हुए कोई वस्तु बनाई जाए, कोई आर्टिकल निर्मित किया जाए, तो ये एनिमल आर्टिकल कहलाएगा। इसमें ऐसी वस्तु से विपरीत है जो पीड़क जंतु से भिन्न किसी, पीड़क जंतु यानी वही वर्मिन, वर्मिन मतलब वॉर्म या इंसेक्ट्स से भिन्न, उनको छोड़कर किसी भी बंदी यानी कैप्टिव एनिमल या वन्य प्राणी से बनी है, और इसके अंतर्गत कोई वस्तु पदार्थ है जिसमें ऐसे पूरे प्राणी या उसके किसी भाग का प्रयोग किया गया है। और भारत में इंपोर्टेड हाथी दांत, आइवरी, आयातित हाथी दांत या उससे बनी वस्तुएं हैं। तो प्राणी वस्तुएं या एनिमल आर्टिकल के अंतर्गत इंक्लूड इसे किया गया है। जब हम बोर्ड शब्द की डेफिनेशन देखते हैं, इसमें मैक्सिमम डेफिनेशन तुम्हें रेफरल के तौर पर मिलेगी, इस धारा में जाओ, इस धारा में जाओ, तो हमारे लिए डेफिनेशन नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए। बोर्ड मींस स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। बोर्ड का मतलब यहाँ पर राज्य के उस वन्य प्राणी संरक्षण बोर्ड से है जो स्टेट के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूट होगी, धारा 6 के अंतर्गत। बंदी प्राणी, बंदी प्राणी क्या है? बंदी प्राणी यानी कैप्टिव एनिमल। इट मींस एनी एनिमल स्पेसिफाइड शेड्यूल नंबर 1, 2, 3, 4 which is captured or kept or bred in captivity। बंदी प्राणी का मतलब है कि आप कोई भी ऐसे एनिमल या प्राणी को, जीव जंतु को, जो शेड्यूल नंबर 1, 2, 3, 4 में से किसी के अंतर्गत ही आते हैं, उनको आप कैद कर रखते हैं, बंद कर रखते हैं या अपनी कैप्टिविटी में रखते हैं। चीफ वाइल्ड वार्डन का मतलब है, आप सेक्शन नंबर 4 सबसेक्शन 1 का उल्लेख करिए, मतलब वहां जाकर के पढ़िए कि ये CWLW क्या है, इसका इस तरह का मैं आपको पीपीटी में भी दिखाया भी। सर्कस का मतलब है, इट मींस एन एस्टैब्लिशमेंट वेदर स्टेशनरी, मोबाइल, वेयर एनिमल्स आर केप्ट, आर यूज्ड होली, आर मेनली फॉर पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग ट्रिक्स एंड मैन्यूवर्स।
लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अब जू की ही डेफिनेशन में सर्कस को भी इंक्लूड कर लिया है, मोबाइल स्टेशनरी संबंधी चीजों को भी इंक्लूड कर लिया है, तो अब इसकी डेफिनेशन का उतना रेलेवेंस नहीं रह गया है। कलेक्टर मींस चीफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट और एनी ऑफिसर, अंडरलाइन करना, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी कलेक्टर एज मे बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन नंबर 18B इन दिस बिहाफ। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कलेक्टर वो है जो उस जिले के राजस्व विभाग का, राजस्व प्रशासनिक विभाग का प्रमुख व्यक्ति है, अथवा कोई ऐसा अधिकारी जो कि डेप्यूटी कलेक्टर से नीचे रैंक का अधिकारी नहीं होना चाहिए, जिसे राज्य सरकार सेक्शन 18B के अंतर्गत इस बिहाफ में अथॉरिटी नियुक्त करे। क्लियर? इसके बाद डीलर शब्द की डेफिनेशन आप 11 में देखिए। डीलर व्यापारी, व्यापारी से तात्पर्य किसी भी बंदी प्राणी, कैप्टिव एनिमल, प्राणी वस्तु, एनिमल आर्टिकल, ट्रॉफी, असंसाधित ट्रॉफी, मांस, विनिर्दिष्ट पादपों के संबंध में ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो ऐसे किसी प्राणी वस्तु की क्रय विक्रय का कारोबार करे, और इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो किसी सिंगल ट्रांजैक्शन में कारोबार करता है। तो यहां व्यापारी या डीलर कौन है? जो जंगली जीव जंतु आदि का ट्रेड करे, ट्रांजैक्शन करे, वह व्यक्ति भी इंक्लूड है। जो पहली बार या सिंगल या एकल संव्यवहार में ही कारोबार करता है, उसको भी इस शब्द के अंतर्गत इंक्लूड कर लिया गया है। क्लियर? इसके बाद इसमें कुछ और डेफिनेशंस हैं जो रेफरल डेफिनेशन है, जैसे फॉरेस्ट ऑफिसर है, डायरेक्टर है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है ना। तो इन्हें आप सीधे उन्हीं सेक्शंस में रेफरल मानना, और वहीं हम लोग आगे चल करके देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। हैबिटेट शब्द को अंडरलाइन कर लेना, हंटिंग डेफिनेशन को मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैबिटेट का मतलब क्या है? इट इंक्लूड्स लैंड, वाटर, वेजिटेशन विच इज नेचुरल होम ऑफ एनी वाइल्ड एनिमल। तो हैबिटेट शब्द यहां है। हैबिटेट शब्द यानी आवास। आवास के अंतर्गत ऐसी भूमि, जल और वनस्पति है जो किसी वन्य प्राणी का प्राकृतिक घर है, प्राकृतिक गृह है। अर्थात अगर आप कोई जलीय जीव लेकर के आते हैं, आप कोई एम्फीबियन एनिमल या एम्फीबियन कैरेक्टर कोई भी जीव जंतु लेकर के आते हैं, और उसे आप एक हैबिटेट प्लेस में रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हैबिटेट प्लेस जल, पॉन्ड, रिवर ही हो सकता है। तो आप वहां उसे रखिए या वहां उसका संरक्षण कीजिए, राइट। तो हैबिटेट का मतलब यह है कि जो भी जंतु जिस किसी नेचुरल दशा में अपने आप को सस्टेन कर सके, अपने आप को मेंटेन कर सके, वह प्रकार का प्राकृतिक घर उसे उपलब्ध कराया जाना चाहिए। क्लियर? कई बार क्योंकि हम और आप अपने नेचर से काफी हद तक कट चुके हैं, इस बात को कहने में मुझे बिल्कुल शर्म नहीं है कि हम और आप अपने नेचुरल काइंड ऑफ एक कनेक्टिविटी से काफी हद तक दूर जा चुके हैं। लेकिन आपके इस पृथ्वी में, इस अर्थ में जो जीव जंतु हैं, वो आज भी कह रहा हूं मैं, वो अपनी प्रकृति को अभी भी उसी तरीके से मेंटेन करते हैं, उसी तरीके से पोषित करते हैं। वो प्रकृति के अनुसार ही अपना जीवन जीते हैं। मतलब आप किसी ऐसे गिर जंगल के बब्बर शेर को ले आकर के मध्य प्रदेश में रखना चाहते हैं, तो गिर जंगल के बब्बर शेर को यहां रखना है तो उसको वही हैबिटेट पोजीशन देनी पड़ेगी, आवासीय प्रकृति देनी पड़ेगी जो वहां रहता है। सुंदरवन के जो टाइगर्स हैं, कभी उनको देखना, उनको वही हैबिटेट आपको देना होगा, मध्य प्रदेश में कंजर्व करना है जिस काइंड ऑफ हैबिटेट पोजीशन वो वहां रहते हैं। अगर वैसी परिस्थिति हम नहीं दे पाएंगे तो प्रकृति के साथ उनका तालमेल बिगड़ जाता है, और यही कारण होता है कि वो एक दिन मर जाते हैं, राइट। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें नहीं है, बहुत बड़ी बातें हैं। ठीक है। हंटिंग की डेफिनेशन अभी हम लोगों ने देख ही ली है, तो वो आपको याद ही होगी। हंटिंग विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशंस एंड कॉग्निट एक्सप्रेशंस, जिसमें आप किसी भी जंगली जीव को मारने के प्रयास करते हैं, पॉइजन देने का प्रयास करते हैं, कैप्चर करते हैं, स्नेर करते हैं, ट्रैप करते हैं, ड्राइव करते हैं, बैटिंग करते हैं, है ना, या इस प्रकार के कोई प्रयत्न करते हैं, कुल ना करके उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। ये सारी चीजें हंटिंग है। चाहे उन्हें स्वयं आप नुकसान पहुंचाएं, उनके एग्स या अंडों को डिस्टर्ब करें, या उनके नेस्ट या घोंसले को आप जो है डिस्टर्ब करें, ये सारी चीजें हंटिंग में इंक्लूडेड है। Land includes canals, creeks, other water channels, reservoirs, rivers, streams, lakes, whether artificial, natural, marshes and wetland, and also includes boulders and rocks। मतलब जमीन शब्द के अंतर्गत सिर्फ भूमि शामिल नहीं, जमीन शब्द के अंतर्गत जो वाटर कैनाल्स हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या नेचुरल, जो रिजर्वायर्स हैं, जो रिवर्स हैं, जो स्ट्रीम्स हैं, जो लेक या झील हैं,
जो नेचुरल हो सकते हैं, आर्टिफिशियल हो सकते हैं, जो उस जंगल के अंतर्गत कंटेन करते हैं, वो सब का सब लैंड ही है, जमीन ही है। लाइव स्टॉक मीन्स फार्म एनिमल्स, जो कृषि में प्रयोग में आने वाले पशु हैं, इंक्लूडिंग बुफेलोज, बुल्स, बुलक्स, कैमल्स, काउज, डंकीज, गोट्स, शीप, हॉर्सेस, म्यूल्स, यक्स, पिग्स, ducks, geese, poultry, either young, they are young, but does not include any animal specified in schedule number 1 to 5. अब तो 5वां रह ही नहीं है, 1 to 4. क्लियर? तो जो भी कृषि में प्रयोग में आने वाले, या आमतौर पर आपने उसे जहां पर ह्यूमंस हैबिटेट एरिया बना हुआ है वहीं पर उनको आसपास आपने देखा होगा, चाहे वो पिग्स हो, चाहे वो हॉर्सेस हो, चाहे वो डक हो, चाहे वो पोल्ट्रीज में आने वाली ऐसी चीजें हो, या कैमल्स हो, या काउज हो, डोंकीज हो, इन्हें हमने लाइव स्टॉक पशुधन के तौर पर नामित किया है। ठीक है, इनको हम उनके दायरे से बाहर रखते हैं। क्लियर? इसके बाद कुछ और डेफिनेशन है, उनको कल करते हैं, क्योंकि डेफिनेशन लंबी है और आज खत्म होगी नहीं, तो उनके डेफिनेशन को रेस्ट कल करते हैं। कल थोड़ा और तेजी से आगे चलेंगे हम लोग। तो डेफिनेशन और अथॉरिटीज जो हमने पहले भी डिस्कस कर ली है, एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगा। तो डेफिनेशंस और अदर प्रोविजंस पर हम लोग कल से आगे मूव करते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में टोटलिटी में अगर हम देखें तो लगभग, ऐसा मैंने भी कहा था, 65 के आसपास सेक्शंस होनी चाहिए। कितनी है? 66 के आसपास है। 2022 अमेंडमेंट देखना पड़ेगा। तो 66 के आसपास प्रोविजंस हैं। केवल मेजर और इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस को ही हमें कवर करना है, तो उन धाराओं को हम पढ़ेंगे, और जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट है उतने पर ही आपको फोकस करना है। और इससे संबंधित कोई लेटेस्ट जजमेंट होगा वो मैं आपको PDF में बिल करा दूंगा, तो PDF आपके पास होनी चाहिए। रेस्ट वी विल डू टुमारो। मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा सेशन इसमें लगेंगे नहीं, कम सेशंस में ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद BNSS रह जाएगा, तो BNSS को फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, अभी के लिए इतना।